तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सीटेट के 2019 के प्रश्न पत्र को, जिसे हम देखेंगे और इसके आंसर्स हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पेपर आप देख सकते हैं 2019 का पेपर है और ये बुकलेट कोड है ए, यानी कि ये सीरीज़ ए है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी वीडियो का पहला जो पार्ट है जिसे आज हम डिस्कस करेंगे वो है CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो हम इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो इसके ऑप्शन है जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था। तो हमारे क्वेश्चन 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? इसके ऑप्शन है प्रसूति अवस्था, सामाजिक अनुबंधन, अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो हमारे क्वेश्चन 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? तो इसके ऑप्शन है जेंडर पक्षपात या फिर जेंडर पहचान, जेंडर संबद्धता या फिर जेंडर समरूपता। तो हमारे क्वेश्चन 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जेंडर पक्षपात यानी जेंडर नेपोटिज्म। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना या फिर जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? तो इसके ऑप्शन है जॉन बी वॉटसन, लेव वाइगोत्स्की या फिर जीन पियाजे या फिर लॉरेंस कोलबर्ग। तो हमारे क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि लेव वाइगोत्स्की। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि लेव वाइगोत्स्की। अब अपना क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिसे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पाड़ या फिर ढांचा या फिर आत्मकेंद्रित वार्ता। तो हमारे क्वेश्चन 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि व्यक्तिगत चर्चा। अब अपना क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो हमारे क्वेश्चन 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पाड़ यानी कि जिसे हम ढांचा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो हमारे क्वेश्चन 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि संरक्षण या फिर कक्षा समावेशन। अब अपना क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जो पियाजे की संरचना है वो है स्कीमा। अब अपना क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो हमारे क्वेश्चन 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आकलन का जो है प्राथमिक उद्देश्य है वह होना चाहिए संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट नंबर 4 यानी कि जो हमारा स्टेटमेंट है बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं, रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सृजनात्मक विचार। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि एक शिक्षक को अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को
विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सक्रिय रूप से तैयार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि उनके जो प्राथमिक लक्षण है वह है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि वह अवधारणा अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि वह अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि एक शिक्षिका को प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता होती है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि उसकी विशेषता बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना होती है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वह एक दूसरे के सन्निहित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी कराने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? अब इसमें हमें प्रथाएं दे रखी हैं। पहली है शारीरिक दंड, दूसरी है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, तीसरी है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, चौथी है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सेकंड एंड थर्ड, यानी कि हमारी सेकंड और थर्ड वाली। अब अपना क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, वह अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के उनकी अवधारणाओं की समझ को सहज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वह बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके उन्हें एक अच्छा समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प का सिद्धांत नहीं है? इसमें आप देख लीजिए नहीं पूछा गया है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उनका कारण है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। अब हम अपना अगला यानी कि लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विद्यालय एवं मीडिया। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हो ये हमें कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे फ्यूचर में आने वाली हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।